गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के। रोहित राजपूत जी कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। सर्वेश कुमार कह रहे हैं हेलो सर जी। अंकिता कह रही है जय हिंद जय हिंद जय भारत। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार आप मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो कैसी है, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। रंगारंग समझ रहे हो, एकदम बढ़िया पूरा माहौल बना के। तो तब तक हम थोड़ा सा बोर्ड को और सही कर लेते हैं। कुछ और कपड़ा नहीं मिला तो यही यूज कर लेते हैं। शांतनु, सूर्यवंशी, विनय यादव, अक्षय, प्रीति, दीपक, ललित, शोभा, सभी को नमस्कार। बट आपकी क्लास में हिट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको। कोशिश करेंगे कि आज इसे अंतिम दौर में लेके जाएं। कई क्लास इसमें हमने पढ़ ली है। तो आज की जो क्लास है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में एक तो मैंने आपको पानी की जो डेंसिटी है, घनत्व जो है 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पानी जब जमता है तो पानी के पाइप फट जाते हैं, बोतल टूट जाती है, जमते समय पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। वो क्वेश्चन किया हमने कि बर्फ पिघलने पर वाटर का लेवल सेम रहता है, वो क्वेश्चन किया। इसके अलावा आपको हमने और क्वेश्चन भी पढ़ाया कि ऊंचे पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है और प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बनता है। इस तरह की बातें की हमने, ठीक है। आरसीबी के लिए कुछ बोल दीजिए। टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है भाई हमारे पास, नहीं तो बोल देते। तो टेस्ट कब होगा, जो मैं आपसे क्लास में बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूं, तो हमारी क्लास का टेस्ट तो भाई वही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखना, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण के तरीके। देखो बेटा, आप सबको ये पता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है, हमेशा हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को। भाई हीट हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की तरफ जाती है ना। एक वस्तु गर्म हो एक ठंडी हो तो हीट जाएगी गर्म से ठंडे की तरफ। तो मुझे ये तो पता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उच्च तापमान से निम्न की तरफ, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ। लेकिन बेटा जो हीट हाई से लो की तरफ को ट्रांसफर होती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ को होती है, तो ये होती 3 तरीकों से है। यानी जब भी हीट आपको हाई टेम्परेचर से लो की तरफ को जाते हुए दिखेगी, तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी, तो 3 तरीके होंगे। उनमें से एक तरीके को हम कहेंगे कंडक्शन चालन, एक को हम कहेंगे कन्वेक्शन संवहन, एक को हम कहेंगे रेडिएशन विकिरण। तो चालन कब कहेंगे, संवहन कब कहेंगे, विकिरण कब कहेंगे, हम समझेंगे क्लास में। तो चालन संवहन विकिरण क्लास के अंदर हमें समझना है। इसके लिए मैं हर एक क्लास में एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी समझ जाओगे। देखो बेटा, मान लो कि एक लाइन में 5 बच्चे खड़े हैं। ये एक लाइन के अंदर 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब इनके जो गुरुजी हैं, उन्होंने क्या किया, साउंड तेज करें, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लो, हम तो हर क्लास में इतना ही बोलते हैं भाई। अब देखो, अब ये 5 बच्चे लाइन में खड़े हैं, तो इनके गुरुजी ने क्या किया कि एक बच्चे के पास एक बॉल दी और कहा कि ये बॉल जो है, आपको इस बॉल को लास्ट वाले के पास पहुंचाना है, तो आप कितने तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो इस बच्चे ने कहा जी मैं 3 तरीके से बॉल जो है लास्ट वाले के पास पहुंचा सकता हूं। गुरुजी ने कहा बताओ 1 बाय 1। इसने कहा कि जी अगर हम नजदीक नजदीक खड़े हों, तो पहला तरीका तो यह है कि मैं खड़े खड़े ही बॉल दे दूंगा अपने बगल वाले को, और वो खड़े खड़े दे देगा उससे अगले वाले को, वो उससे अगले वाले को, लास्ट वाले के पास बॉल पहुंच जाएगी। यानी अगर ये नजदीक नजदीक हो, अगर ये नजदीक नजदीक हो तो ये बॉल देगा इसे, ये इसे पकड़ाएगा, ये इसे पकड़ाएगा, और फाइनली जो बॉल है वो इसके पास में पहुंच जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो 1 बाय 1 बॉल पहुंच जाएगी लास्ट वाले के पास में। यानी पहला तरीका ये हुआ कि अगर सारे बच्चे नजदीक नजदीक हैं तो सारे बच्चे इन्वॉल्व भी हुए, लेकिन कोई अपनी जगह से हटा नहीं, ऐसे चल के नहीं जाना पड़ा, क्योंकि नजदीक नजदीक है तो खड़े खड़े बॉल लास्ट वाले के पास ट्रांसफर हो गई। आप फील कर पा रहे हैं ना इस बात को कि एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हो, एक के हाथ में लड्डू है, इसने बगल वाले को दिया, उसने अगले वाले को दिया, उसने अगले वाले को दिया, खड़े 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 लड्डू जो है वो लास्ट वाले के पास पहुंच गया।
दूसरा जो है, उसने कहा कि अगर सर हम थोड़ा दूर दूर हों तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम दूर दूर हुए तो मैं चल के जाऊंगा, मैं बोल दूंगा इसे, ये अगले वाले को पकड़ाएगा, ये अगले वाले को, ये इसके पास बॉल पहुंचा देगा। यानी अगर इनके बीच में काफी गैप हो कि खड़े खड़े बॉल ना पकड़ा पाए तो चल के जाना पड़ेगा। इसने बॉल दी से, वो अगले को देगा, वो अगले को देगा। यानी कि इसमें भी सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए, लेकिन यहां पे इन्हें चल के जाना पड़ा, मोशन करना पड़ा। इसने कहा सर एक तरीका और है। आपने कहा कि मुझे लास्ट वाले के पास बॉल पहुंचानी है, अभी बीच वाले नजदीक हो दूर हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं सीधे बॉल फेंक दूंगा और ये लास्ट वाला कैच कर लेगा। तो जैसे मैंने 3 तरीके से बॉल को ट्रांसफर किया, 1 बाय 1 एक से दूसरे के पास बॉल पहुंची। अगर ये नजदीक नजदीक है, दूर दूर है तो चल के गए, बॉल पहुंचा दी लास्ट वाले के पास। तीसरा सीधे डायरेक्ट ही पहुंचा दी, बीच वाले है या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक इन्हीं 3 तरीके से ऊष्मा भी, हीट भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है। मैं इन तीनों केस को यहां से रिलेट करूंगा, आपको समझना है। जो बच्चे शुरू से क्लास में बैठे हैं उनके लिए है ये। देखो, अब मान लो बेटा मेरे पास में एक लोहे की छड़ है, रोड है, ये एक लोहे की छड़ है, और मैंने क्या किया, इसे भट्टी में डाल दिया। इसका ये वाला सिरा, ये वाला भट्टी में डाल दिया, ये बाहर निकला हुआ है। अब मैंने क्या किया, ये वाला सिरा तो भट्टी में है, फर्नेस में है, और ये वाले सिरे पे मैंने हाथ रखा और आपसे बात कर रहा हूं। एक बच्चे कह रहा दिख नहीं रहा है अच्छे से, वो अभी आप जस्ट लाइव आए होंगे, 10-20 सेकंड में सेट हो जाता है वो। एक कह रहा है कि वेरी नाइस सर जी, एक कह रहा है गुड इवनिंग, एक कह रहा है कि ये वो, ऐसे कुछ बातें। और मैं बात करते करते अचानक मैंने ऐसे किया, भाई मेरा हाथ जलने लगा। आपको कोई सर इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। आपने इस छड़ का ये वाला हिस्सा भट्टी में डाल रखा है, इसे आप गर्म कर रहे हो तो यहां तक हीट पहुंच गई, ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया। तो मैंने आपसे कहा भाई ऐसे कैसे हो गया। भाई ये पूरी की पूरी रोड छड़ जो है, मैंने ये वाला हिस्सा भट्टी में डाल के रखा, मैंने तो हाथ यहां पे रख रखा था, तो भट्टी में तो ये वाला हिस्सा है, तो यहां पे हीट कैसे पहुंची। तो देखो हुआ क्या होगा, जब मैंने ये वाला हिस्सा भट्टी में डाल रखा है तो ये जो यहाँ के जो पार्टिकल हैं इस छड़ के, वो गर्म हो गए होंगे, तप गए होंगे, उनका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। लेकिन जो बगल में उनका कम है, तो हीट जाती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो यहाँ के पार्टिकल जो गर्म हो गए, तो उनके जो बगल में पार्टिकल चिपके हुए हैं, इन्होंने हीट उन्हें ट्रांसफर कर दी। जब ये गर्म हो गए, इन्होंने हीट ट्रांसफर कर दी अगले वाले को। तो करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि हीट इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाएगी। यानी जब कोई सॉलिड चीज, जब कोई ठोस चीज गर्म हो रही होती है ना, तो ऐसी गर्म होती है वो कि यहाँ के पार्टिकल गर्म होंगे, वो उनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो क्या करेंगे, अपने जो बगल में चिपके हुए हैं उन्हें हीट ट्रांसफर कर देंगे। वो क्या करेंगे, अपने से बगल वाले को ट्रांसफर कर देंगे, अपने से बगल वाले को, और करते 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 पूरा का पूरा पदार्थ गर्म हो जाएगा। आपने अपने घर में देखा होगा कि एक बच्चे कह रहा है कि टाइम चेंज नहीं हो सकता है। कल से शायद हम कोशिश भी कर रहे हैं कि टाइम को चेंज करने की, ठीक है। तो हो सकता है कि कल की क्लास में 7 बजे के आसपास क्लास चले ये, ठीक है। क्योंकि मुझे भी आज डॉक्टर ने बोला है कि जी आपका जो है वजन बढ़ रहा है और फैटी लीवर आया है ग्रेड 2, कि आपको वेट कम करना है। तो क्लास 10 बजे खत्म होती है, तो तब तक काफी लेट हो जाता है। तो मैं भी सोच रहा हूं कि थोड़ा सा बाहर शाम को, इससे पहले वाली क्लास 9:15 बजे खत्म होती है, कि 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा शरीर पर काम किया जाए, कसरत की जाए। तो अभी देखते हैं, बात करूंगा मैं कल कि क्या टाइमिंग हो सकती है इसकी, है ना। ये कुछ देखो दवाई भी पड़ी है अभी जेब में, ये दवाई चल रही है यूरिटॉप अर्सोडेक्सोकोलिक एसिड करके लिखी है डॉक्टर ने। ये तो याद आया, इस बच्चे ने याद दिला दिया, वरना तो मैं भूल ही जाता बताना आपसे। सोच रहा हूं मैं टाइमिंग चेंज हो जाए, थोड़ा सा 1 घंटा जो है वो बॉडी पे काम किया जाए 1-2 महीने मन से, और बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद किया जाए। उसने ये कहा कि बाहर का खाना पीना बंद कर दो, और ज्यादा चिकनाई की चीजें मत खाओ, वेट कम करो, फैटी लिवर अपना आप ठीक हो जाएगा। देखो अब बेटा मैंने आपसे कहा कि ये वाला हिस्सा गर्म हुआ है, अपनी हीट ऐसे ऐसे करके यहां पहुंच गई। तो यानी कि जब भी कोई सॉलिड गर्म हो रहा होता है, तो होता कैसे है कि कोई भी सॉलिड जब गर्म होगा, जब भी कोई सॉलिड गर्म होगा, तो एक ये वाला पार्ट गर्म हुआ, ये अपनी हीट देगा बगल वाले को, ये गर्म हुआ, फिर अपने से अगले वाले को, फिर अगले वाले को, करते 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 पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही हो, और पार्टिकल अपनी जगह ना छोड़े, भाई वो पार्टिकल गर्म हुए जो उनके बगल में चिपके, उन्हें हीट पहुंचा दी, उसने अगले वाले को पहुंचा दी, उसने अगले वाले को पहुंचा दी। तो बिना एक्चुअल मोशन किए ही, पार्टिकल के बिना वास्तविक गति किए ही अगर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, उस विधि को हम कहते हैं कंडक्शन चालन। ये विधि आपको सॉलिड के गर्म होते समय देखने को ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे मैं भी आपको बता रहा था, बीच में एक बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया
कि जैसे आप अपने घर में चाय बना रहे हैं किसी मग में, तो पहले आपको पता होगा जो पहले एल्युमिनियम वाले मग आते थे ना चाय वाले, तो उन्हें पीछे प्लास्टिक नहीं होती थी। वो आजकल तो ना वो पेन आ रहे हैं तो पकड़ने का प्लास्टिक होता है, तो पूरा का पूरा वो एल्युमिनियम का ही होता था। अब आपने इस वाले हिस्से को रखा, ठीक है, गैस के ऊपर ये गर्म हो गया, लेकिन जो पकड़ने वाला है जब इस हिस्से को पकड़ते थे वो भी गर्म हो जाता था, तो हम कपड़े से पकड़ते थे। तो ये वाला हिस्सा गर्म होकर हीट यहां तक कैसे पहुंच गई? क्योंकि सॉलिड जब गर्म हो रहे होते हैं, एक पार्टिकल अगले को हीट देगा, अगला उससे अगले को, अगला उससे अगले को, करते 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 पूरा ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। तो अगर पेपर में लिखा जाए कि कण पार्टिकल बिना वास्तविक गति किए ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दें, तो किसी पदार्थ में कण वास्तव में गति नहीं भी कर रहे हैं और हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, ठीक है, तो वो विधि को हम कहते हैं कंडक्शन चालन। तो बेटा यहां पे लिखा है, अभी हिंदी में लिखूंगा मैं, कंडक्शन में लिखा है इन दिस प्रोसेस हीट, इंग्लिश वालों के लिए, हीट इज ट्रांसमिटेड, हीट को हम ट्रांसमिट करते हैं, उसमें को हम आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के कणों की बिना वास्तविक गति के ही उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना, इसे हम कंडक्शन चालन कहते हैं। अभी मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं। सर मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया, सुबह को खाना ज्यादा खाना खाकर और शाम को कम। शाम को तो वैसे भी देखो जल्दी खा लेना चाहिए, मैं तो 7:30 पौने 8 तक खा ही लेता हूं, सबसे बढ़िया तरीका है ये, पर हालांकि उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। लिखेंगे इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, इस विधि में, चालन में लिखेंगे इस विधि में माध्यम के कण बिना वास्तविक गति किए ही उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो बिना वास्तविक गति किए ही बेटा उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। पेपर में बस आपको शब्द याद रखना है, बिना वास्तविक गति के, विदाउट एक्चुअल मोशन। तो बिना वास्तविक गति के, विदाउट एक्चुअल मोशन ही अगर हीट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हुई दिखे, तो बेटा इसे हम कहते हैं कंडक्शन चालन। और एक कंडक्शन विधि सबसे अच्छी आपको देखने को मिलेगी सॉलिड में, ठोस में। लिक्विड गैस में भी देखने को मिलती है पर उतनी बढ़िया नहीं, क्योंकि लिक्विड गैस थोड़े से गर्म होंगे ना तो उनके पार्टिकल हिलना शुरू कर देते हैं। तो ये विधि सबसे अच्छी आपको देखने को मिलेगी, कंडक्शन वाली विधि कहां देखने को मिलेगी? सॉलिड में। तो सॉलिड के ऊपर हम स्टार बना लेंगे कि कंडक्शन मेथड सबसे अच्छा कहां देखने को मिलता है? सॉलिड में, ठीक है। और वैक्यूम बेटा निर्वात का मतलब होता है जहां पे खाली जगह हो, कुछ भी ना हो। तो वैक्यूम तो खाली जगह है जहां कुछ भी नहीं होता, जैसे अंतरिक्ष, तो वहां पे कंडक्शन मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल हीट देता अगले को, अगला देता उससे अगले को, उससे अगले को। तो जब वैक्यूम में कोई पार्टिकल है ही नहीं तो कंडक्शन मेथड वहां दिखेगा ही नहीं। तो पेपर में अगर ये पूछ ले कि किसी पदार्थ के कण बिना वास्तविक गति के हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हो, वो कौन सी विधि होती है? तो हम उसे कहेंगे चालन, उसे हम कहेंगे कंडक्शन, ठीक है। और ये सबसे अच्छी कहां देखने को मिलती है? सॉलिड में। तो सॉलिड जब गर्म होते हैं ना, तो जनरली ठोस जो है वो कंडक्शन मेथड से गर्म होते हैं कि एक पार्टिकल हीट अगले को दे रहा, अगला उससे अगले को दे रहा है, और पार्टिकल जो है अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बेटा आपने अपने घर में पानी गर्म होते हुए देखा होगा, तो देखो आपने क्या देखा होगा, जैसे मान लो कि मग में आपने पानी लिया है और इसे गैस पर रख दिया, तो आपने एक चीज देखी होगी बड़ी गजब की, कि जब हमारे घर में पानी गर्म हो रहा होता है तो पानी हमने गर्म करना शुरू किया घर में, ठीक है। अच्छा, अब हमारे घर में मान लो कि आपने बर्तन में पानी लिया, तो बेटा जब पानी गर्म होता है तो आप एक चीज देखोगे, जब नीचे का पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म चीजें हल्की होती हैं, लेस डेंस, कम घनत्व वाली, हल्की कम घनत्व हो जिनका, लेस डेंस हो, तो गर्म पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ को उठ जाएगा। ठंडा पानी नीचे की तरफ को आएगा, फिर वो गर्म होगा तो ऊपर को उठेगा। घर में देखते हैं ना, जब पानी गर्म होता है, पानी में खड्डे लगते हैं, तो नीचे का पानी ऊपर जा रहा होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यानी जब घर में लिक्विड कोई गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो उसमें आपको पार्टिकल घूमते हुए दिखते हैं। यानी हीट अगर ऐसे ट्रांसफर हो रही हो कि गर्म पदार्थ ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, यानी कि पार्टिकल आपको नाचते हुए दिखें, पार्टिकल मोशन करते हुए दिखें, यानी हीट का ट्रांसफर ऐसे हो कि पार्टिकल एक्चुअल में मोशन कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन संवहन। ये मेथड आपको बेस्ट देखने को मिलेगा लिक्विड और गैस में। भाई लिक्विड और गैस जो है इनके पार्टिकल नाचते हुए दिखेंगे, सॉलिड में नहीं दिखेगा ये,
क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल अगर हिल गए तो कहीं का सॉलिड, उसकी तो शक्ल ही बदल जाएगी। कंडक्शन मेथड बेस्ट कहां देखने को मिलता है? सॉलिड में। और ये बेस्ट कहां देखने को मिलता है? लिक्विड और गैस में। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड, हीट को ट्रांसमिट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो जो पार्टिकल नाच रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके एक्चुअल मोशन से हीट ट्रांसफर होती है। तो हीट के ऐसे ट्रांसफर होना कि जहां पे पार्टिकल एक्चुअल मोशन करते हुए दिखें, जैसे कोई लिक्विड गर्म होता है, गर्म पार्टिकल ऊपर, गर्म पानी ऊपर, ठंडा नीचे, फिर वो गर्म हो गया, वो ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ऊपर ठंडा नीचे। तो पार्टिकल के एक्चुअल मोशन से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं संवहन। तो हिंदी में लिखेंगे, इस विधि में पहले वाले की उसमें लिख देंगे, इस विधि में माध्यम के कणों की वास्तविक गति से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो बेटा पार्टिकल एक्चुअल में मोशन करते हुए दिखें तो वास्तविक गति से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। और जो कन्वेक्शन संवहन मेथड है, सॉलिड में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल तो नाचते ही नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा कहां? लिक्विड में और गैस में। वैक्यूम में कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, तो वैक्यूम में भी कन्वेक्शन संवहन मेथड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनके ऊपर आप क्या करेंगे? स्टार बना देंगे, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों में ये बेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस, सॉलिड में और वैक्यूम में ये नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। अगर उसने कहा है कि पार्टिकल बिना वास्तविक गति के ही उष्मा को आगे पहुंचा दे, तो यानी कि कंडक्शन है, लेकिन पार्टिकल एक्चुअल में मोशन करते हुए दिखें, वास्तविक गति करते हुए दिखें, तो कन्वेक्शन संवहन है। तो यानी कि जैसे हमने बच्चों वाला एग्जांपल लिया था, तो पहले केस में अगर बच्चे नजदीक थे तो 1 by 1 यहां तक बॉल पहुंचा दी। रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन से बैच से पढ़े? तो कोई रेलवे ग्रुप डी का ही बैच हो वो ले लो, या कोई साइंस स्पेशल या रेलवे स्पेशल बैच हो वो ले लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक केस मैंने आपको तीसरा क्या बताया था कि इस वाले बच्चे को बॉल पहुंचानी है इसके पास, तो डायरेक्ट ही पहुंचा दो, थ्रो कर दो, बीच में कोई है या नहीं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही देखो, जब सूर्य से प्रकाश चलता है ना, तो सूर्य ये धरती माता ही है, तो बेटा सूर्य और धरती के बीच में तो अंतरिक्ष है, स्पेस है, तो स्पेस में तो वैक्यूम है, निर्वात है, खाली जगह, वहां तो कुछ है ही नहीं, कोई पार्टिकल है ही नहीं कि एक हीट देगा दूसरे को, दूसरे देगा तीसरे को, या पार्टिकल चल के हीट ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पार्टिकल है ही नहीं। तो बेटा सूर्य से जब एनर्जी निकलती है ना, सूर्य जो अपने अंदर से प्रकाश फेंक के मारता है, इसे हम कहते हैं रेडिएशन, विकिरण। तो सूर्य अपने अंदर से जो ऊर्जा निकाल रहा है, जो एनर्जी निकाल रहा है, जिसमें लाइट भी है, प्रकाश भी, उसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो सन सीधे हीट फेंक के मारता है और धरती माता उसे कैच कर लेती है। तो बीच में अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सूर्य का प्रकाश सीधे धरती पर जाकर टक्कर मारता है, सीधे धरती के ऊपर पहुंचता है। जब धरती गर्म हो जाती है ना, फिर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर फिर गर्म होता है। सूर्य का प्रकाश जब चल रहा होता है तो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करता वो, सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में चलेगा, पृथ्वी के वातावरण में चलेगा, धरती पे जाकर टकराएगा। जब धरती गर्म हो जाएगी तो जो एटमॉस्फेयर उसके साथ चिपका हुआ है फिर वो बाद में गर्म होता है। तो हीट ऐसे ट्रांसफर हो, एक जगह से हीट दूसरी जगह तक ऐसे जाए कि बीच में कोई मीडियम है या नहीं उससे कोई फर्क ही ना पड़े, बिना किसी माध्यम के भी अगर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, उसे हम कहते हैं रेडिएशन, उसे हम कहते हैं विकिरण। ठीक है, अच्छा तो यहां पे हमने क्या लिखेंगे रेडिएशन में, In this process, heat is transmitted from one place to another directly without the necessity of any intervening medium। बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी, बिना किसी माध्यम के भी अगर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, यानी बीच में कोई मीडियम है नहीं है, बीच में वैक्यूम है नहीं है, उससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, बिना किसी माध्यम के भी अगर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, उसे हम कहते हैं विकिरण। तो इसमें लिखेंगे इस विधि में बिना किसी माध्यम के भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इन्हें बीच में मीडियम है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेटा रेडिएशन जो है ये सॉलिड में भी चलती है, जैसे भाई सूर्य का प्रकाश जो है कांच के अंदर भी चलता है,
रेडिएशन लिक्विड में भी चल सकती है, जैसे कि पानी के अंदर भी चलता है सन की लाइट, ये गैस में भी चल सकती है जैसे अर्थ के एटमोस्फेयर में भी चलती हैं, और ये वैक्यूम निर्वात में भी चल सकती है, अंतरिक्ष में भी। लेकिन रेडिएशन सबसे बेस्ट कहां चलती है, सबसे बढ़िया चलती है वैक्यूम में, जहां कुछ ना हो। तो वैक्यूम के ऊपर स्टार बना लेंगे हम, ठीक है। तो बिना किसी माध्यम की के भी उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यह हमारा क्या कहलाता है, विकिरण। माध्यम के कण वास्तविक गति करें तो हीट पहुंचे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो संवहन है। लेकिन माध्यम कण गति ना करें, बिना वास्तविक गति के भी हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यह कंडक्शन चालन है। तो हमारे पास में तीनों मेथड हो गए हैं। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। ये बच्चा कह रहा है सर ऑक्सीजन की मात्रा CO ट्री किस में अधिक होती है? तो किसी ने कहा आपसे कि ट्री में ऑक्सीजन होता है? पहले तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन कहां से बनाया आपने, ये है? ये कौन सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की मात्रा समुद्र में ज्यादा है? कि हाँ, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन रहती है, ट्री में ऑक्सीजन होती है। भाई पेड़ पौधे जो है, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, वो अलग चीज है। पर पेड़ पौधों में ऑक्सीजन होती है, बालाजीत जी मैं आपसे सुन रहा हूं। तो आपको बेटा क्वेश्चन नहीं पता चल रहा कि पूछना क्या है ना? पहले आप ढंग से क्वेश्चन पूछो, फिर हम आंसर देंगे उसका। अब मेरा बेटा आपसे क्वेश्चन है, अब आपको आंसर देने हैं। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया। मुझे एक चीज बताओ, ये तीन मेथड मैंने आपको बताए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का। कंडक्शन सबसे बढ़िया होता है सॉलिड में, लिक्विड गैस में भी होता है, पर बेस्ट होता है सॉलिड में। कन्वेक्शन लिक्विड गैस में होता है। रेडिएशन सबसे बेस्ट किस में होता है? वैक्यूम में। बाकी जगह भी रेडिएशन चलती है, ये बेस्ट लिख रहा हूं मैं, बेस्ट वाला, ठीक है। ऐसे यहां पे हटा ही देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां लिख ही दिया हमने। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हीट ट्रांसफर करने के तीन मेथड हैं, एक कंडक्शन है, कन्वेक्शन, एक रेडिएशन है। यहां पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं, एक पार्टिकल हीट देगा दूसरे को, दूसरा देगा तीसरे को। यहां पार्टिकल एक्चुअल मोशन करेंगे, एक पार्टिकल गर्म पार्टिकल ऊपर गया, ठंडा नीचे गया, ऊपर ठंडा नीचे, पार्टिकल मोशन करेंगे। यहां बीच में कोई पार्टिकल है या नहीं है, हीट ट्रांसफर हो जाएगी सीधे जहां पर ट्रांसफर करनी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हीट ट्रांसफर करने के तीन मेथड हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा है? उसमें स्थानांतरण की सबसे तेज विधि कौन सी है? सबसे फास्ट मेथड हीट ट्रांसफर करने का सबसे फास्ट मेथड कौन सा है? सेकंड वाला भाई बताया तो है कि जब आपके घर में पानी गर्म होता है, जब ये पानी जब आपने गैस पर रखा तो नीचे का पानी जब गर्म होगा तो गर्म चीजें होती हैं हल्की, कम, लेस डेंस, कम घनत्व वाली। तो गर्म पानी ऊपर की तरफ को उठेगा, उस जगह को भरने के लिए ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, वो ऊपर जाएगा, फिर ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। तो हमारे घर में जब कोई लिक्विड गर्म हो रहा होता है तो आपने देखा ना कि जब पानी में खड्डे लग रहे होते हैं, तो नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का नीचे, तो पार्टिकल मोशन कर रहे होते हैं। तो लिक्विड गैस जब गर्म हो रहे होते हैं तो उनके पार्टिकल नाचते हैं। तो हीट ट्रांसफर ऐसे हो रही हो कि पार्टिकल एक्चुअल में मोशन कर रहे हो, तो उसे मैंने संवहन कहा था, है ना। हाँ, राहुल, पंकज, शतांशु, कुछ बच्चे में लिख रहे हैं। तो जितने बच्चे लिख रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, बच्चों को ना क्लास में नाम लेना बंद करते हैं। इससे क्या होता है ना, हर एक को होता है कि मेरा नाम लिया जाए। अब हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे आपको आज से। अब मैं ऐसे पढ़ा करूंगा कि जिन्होंने ये आंसर दिया उसका ठीक है, जिन्होंने ये दिया उसका गलत है। तो जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं थर्ड, रेडिएशन, उनका ठीक है। बेटा देखो, हीट ट्रांसफर करने का फास्टेस्ट मेथड है रेडिएशन, फास्टेस्ट मेथड। भाई देखो, हीट सबसे, अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों केस में ये भाई इसके पास बॉल सबसे फास्ट तरीके से कैसे पहुंचा देगा, इसे थ्रो करेगा, ये सीधे कैच कर लेगा, तो उसमें फास्ट मेथड तो ये हो ना कि डायरेक्टली बॉल पहुंचा दो, बीच वालों की कोई हेल्प ही ना लो, ठीक है। तो फास्टेस्ट मेथड ये है। सबसे स्लो होता है कंडक्शन, कि पहले ये बॉल दे रहा है इसे, ये दे रहा है इसे, ये दे रहा है इसे, तो सबसे स्लो मेथड है ये कंडक्शन। ये हीट ट्रांसफर करने का स्लो मेथड है, ये फास्टेस्ट मेथड है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा पीडीएफ से, जो पेपर में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, एसएससी के और यूपी के पेपर के कुछ क्वेश्चन मेरे पास में है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर एक तो 5 में है, एक प्रैक्टिस सेट नंबर 20, 5 और 20, चलो, अरे 5, हाँ 5 ही था। खुल जाओ भाई। तो पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सीजीएल का है 2018 का, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करो।
ये अलग क्वेश्चन करेंगे। देखो इसने लिखा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं, यानी गर्म पदार्थ ऊपर उठेंगे और ठंडे पदार्थ उन्हें प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि ठंडे नीचे आगे गर्म ऊपर ठंडे नीचे। यानी कि जब पार्टिकल आपको बेटा मोशन करता हुआ दिखे, जब पार्टिकल मोशन करते हुए दिखते हैं तो कौन सी विधि होती है? कन्वेक्शन संवहन। तो जो बच्चे इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका एकदम बिल्कुल ठीक है, बाकी का गलत है। भाई कंडक्शन तो हो नहीं सकता, कंडक्शन में तो बेटा पार्टिकल हिलते ही नहीं है, तो जो बी बता रहा है उसको तो बिल्कुल ही गलत है। ये कन्वेक्शन संवहन है ये, ठीक है। अच्छा ये करो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना साथ में। जिनका आंसर पिछले क्वेश्चन का संवहन था, ए ऑप्शन था, उनका एकदम ठीक है, बाकी का गलत है। इसने आके ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण। बेटा संवहन में क्या होता है कि पार्टिकल मोशन करते हैं, गर्म पदार्थ ऊपर ठंडे नीचे। तो पार्टिकल अगर मोशन करेंगे तो ये काम जो है ये सॉलिड में तो हो नहीं सकता, सॉलिड के पार्टिकल तो हिलते ही नहीं है, और वैक्यूम में तो पार्टिकल होते ही नहीं है, तो वैक्यूम में भी नहीं हो सकता। तो ये काम कहां पे होता है? संवहन होता है लिक्विड और गैस में। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, उसका बनेगा सी। अब मैं ये चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करें 11वां। इसके मैं आपके कमेंट देखना पसंद करूंगा कि 11 वाला कौन ठीक कर रहा था। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना। कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। जो बच्चे खाली ABCD लिख रहे हैं उनका बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन का नंबर साथ में लिखना जरूरी है, खाली ABC मत लिखो। कह रहा है कि कोई द्रव थर्मस में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि किसके द्वारा कोई नुकसान या लाभ नहीं होता, उसमें का कोई लाभ या नुकसान। देखो बड़ा आपने थर्मस देखा हो, मान लो कि आपने बढ़िया कंपनी का मिल्टन वगैरह का या बोरोसिल का किसी का एक आपने थर्मस खरीदा। थर्मस की खास बात क्या होती है? उसमें आपने गर्म चाय रख दी, बंद कर दिया तो गर्म चाय गर्म रहती है उसमें कुछ समय तक, या ठंडा पानी रख दिया गर्मियों में, या ठंडे को छाछ रख दी तो ठंडी रहेगी। तो थर्मस गर्म पानी गर्म रह रहा है, उसमें ठंडा पानी ठंडा बना हुआ है, गर्म चाय गर्म बनी हुई है, ठंडा दूध ठंडा बना हुआ है। क्यों भाई? ऐसा केवल तभी तो हो सकता है कि जो चाय आपने थर्मस में भरी गर्म चाय, अगर वो अपनी हीट वातावरण को ना दे, अगर वो अपनी हीट एटमोस्फेयर को वातावरण को ना दे तभी तो चाय गर्म रहेगी। ठंडा दूध या ठंडा पानी ठंडा कब रह सकता है? जब वो वातावरण से हीट ना ले। यानी थर्मस में होता क्या है कि ना तो एटमोस्फेयर को हीट देता है ना एटमोस्फेयर से हीट लेता है, यानी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ना उष्मा का कोई लाभ होता ना कोई नुकसान, ना हीट ली जाएगी ना दी जाएगी। अच्छा हीट का जो आदान प्रदान है वो 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगर मैं इन तीनों तरीकों को ही रोक दूं तभी तो गर्म पानी गर्म रहेगा, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। तो थर्मस के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों के तीनों मेथड रोके जाते हैं। अब इन्हें रोकते कैसे हम, वो यहां पे देखना। जैसे आपने बेटा एक थर्मस लिया है, आपने एक चीज देखा, थर्मस है ये थर्मस के अंदर आपको एक सिलेंडर दिखेगा ग्लास का, कांच का। अब इसके ऊपर एक लेयर और रहेगी, जैसे मान लो थर्मस है हमारा ये, इसके ऊपर एक लेयर और होगी, और इन दोनों लेयर के बीच में जो हवा होगी उसे बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं। थर्मस के अंदर 2 लेयर होती हैं। इससे जो सिलेंडर है हमारा, इस सिलेंडर से मान लो सिलेंडर बना, इसके ऊपर एक लेयर और रहेगी, दोनों लेयर के बीच की एयर बाहर निकाल लेंगे ताकि वैक्यूम निर्वात पैदा हो जाए। वैक्यूम क्रिएट होने से फायदा क्या होगा कि वैक्यूम में कंडक्शन, कन्वेक्शन मेथड काम ही नहीं करता, लेकिन रेडिएशन तो वैक्यूम में भी चल सकती है। तो रेडिएशन से बचने के लिए क्या करते हैं
इसमें हम सिल्वर का लेप कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर परावर्तक होता है। तो सिल्वर का लेप कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जो भी रेडिएशन निकलेंगी, गर्मी निकलेगी, टकरा के अंदर ही रह जाएगी, तो बाहर निकल नहीं पाएगी। तो थर्मस में कंडक्शन कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर ना हो जाए तो दो लेयर बनाएंगे, दोनों लेयर के बीच की एयर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर ना हो जाए तो सिल्वर का लेप कर लेंगे, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा परावर्तक होता है, तो जो भी गर्मी निकलेगी वो टकरा के अंदर ही वापस आ जाएगी। तो तीनों मेथड को रोकना पड़ता है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, तीनों मेथड रोके जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक बात को ध्यान रखना आपको, अब मैं आपको जो अगले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ये हम कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे पीडीएफ से। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और निहायत ही इंपॉर्टेंट है। अगले जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा 5, 7, 8, उन्हें बहुत ध्यान समझना, कोई सा भी कभी भी किसी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, दो पीडीएफ में और खोल लेता हूं साथ में, ताकि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। 6, 7, खुल जा सिम सिम। बचपन देखा तुमने अली बाबा 40 चोर, आता था ना, बढ़िया। एक क्वेश्चन ये करना, एक ये कर दो, फिर आएंगे हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। मुस्तकीन गाजी, खतरनाक नाम रखा भाई इस बच्चे ने अपना है। करो। इसमें लिखा है कि रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। एक में लिखा है कि विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो विदाउट एक्चुअल मोशन है तो कंडक्शन होता है, एक्चुअल मूवमेंट से कन्वेक्शन होता है, डायरेक्टली विदाउट नेसेसिटी ऑफ एनी इंटरवीनिंग मीडियम, बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के सीधे, ये होता है रेडिएशन। तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। तो जो ए लिख रहे हैं बेटा गलत है उनका, पार्टिकल के विदाउट एक्चुअल मोशन के वो तो कंडक्शन होता है, इसमें तो पार्टिकल है या नहीं उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं जितने क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान से समझना है। यहां पे लिखा है कि एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक उष्मागतिक प्रक्रम जहां परिवेश के साथ कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। बेटा ऐसा प्रोसेस जहां पे ना वातावरण से हीट ली जाए ना वातावरण को हीट दी जाए। जैसे मैंने अभी आपको थर्मस का एग्जांपल बताया था कि थर्मस ना वातावरण से हीट लेता है ना वातावरण को हीट देता है, इसलिए थर्मस में क्या होता है कि गर्म चाय गर्म रहेगी, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस जहां पे ना हीट ली जा रही हो ना दी जा रही हो, जैसे कि थर्मस वाला, इन्हें बेटा हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, रोदोष्म प्रक्रम। तो ये आता है पेपर में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज जीरो। द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो। निकाय और सिस्टम को अंदर बोलते हैं निकाय, निकाय और वातावरण के बीच, वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज जीरो। इसके बाद आपको एग्जांपल लिखने हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के। एक तो आप कहेंगे सर हमें पता ही है, थर्मस आपने बताया हमें कि थर्मस में ना हीट ली जा रही है ना दी जा रही है। ठीक है, एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है साउंड का प्रोपोगेशन, ध्वनि का आगे बढ़ना, संचरण करना। तो मान लो आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से साउंड आपके पास एकदम पहुंचेगा और आपके मुंह का साउंड एकदम मेरे पास आएगा। साउंड इतना फास्ट प्रोसेस है कि साउंड जब एयर में चल रहा होता है ना, तो इस साउंड ट्रेवल करते समय ना एयर से हीट लेता है ना एयर को हीट देता है। तो साउंड के ट्रेवलिंग के समय हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो ये लिखेंगे हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण।
फवने का संचरण। एक बेटा इसमें हम लिखेंगे, एक बेटा टायर का फटना। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कि बहुत लंबे रूट पे अगर किसी को जाना है गाड़ी लेकर, तो कहते हैं ना कि हर 100-150 किलोमीटर में थोड़ी देर रुकना चाहिए, वरना टायर फटने का खतरा रहता है। जब टायर लगातार चलेगा तो उसके अंदर जो एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वो लगातार घूमेगी घूमेगी घूमेगी। तो घूमने से क्या होगा, उसका अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत गर्म हो जाएंगी अंदर की एयर। अब जब एयर गर्म हो जाएंगी तो क्या हो, दिक्कत है वहां पे टायर के अंदर की एयर के साथ में, जब वो गर्म हो जाएंगी तो अपनी हीट बाहर नहीं फेंक सकती वो। क्यों? क्योंकि बीच में रबड़ है, और रबड़ जो है उष्मा का कुचालक है, इंसुलेटर। तो अब क्या होगा, अंदर की गर्मी बाहर निकलेगी नहीं रबड़ की वजह से। अब अंदर की जो हवाएं जो लगातार गर्म हो रही हैं, जो बाहर नहीं निकल पाएंगी, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंड करेंगी, फैलना चाहेंगी। तो इस चक्कर में कई बार टायर फट जाता है। इसलिए कहते हैं अगर आपको लंबे रूट पर जाना है तो हर 150 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर बाद रुको, थोड़ा रेस्ट ले लो, या फिर अपने गाड़ी के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाओ। नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरवाओ। आजकल कई जगह अच्छे आपको पेट्रोल पंप पे नाइट्रोजन गैस वाला भी लिखा मिल जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस भरवा लो, उसमें आप लंबा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो गैस के एक्सपेंड करने से टायर नहीं फटेगा। कोई कील वील घुस जाए तो बात अलग है। तो एक है बस्टिंग ऑफ टायर, टायर का फटना भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, वहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है। बस्टिंग ऑफ टायर, टायर का फटना। तो थर्मस, थर्मस साउंड का प्रोपोगेट करना, संचरण करना, और टायर का फटना, ये सब इसके एग्जांपल हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के। तो वो प्रोसेस जहां पर ना हीट ली जाए ना दी जाए, उन्हें हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, अगर पेपर में कभी पूछ ले कि आइसोथर्मल प्रोसेस में से एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान नहीं होता, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हिंदी वाले समझ जाएंगे, समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जहां पे तापमान समान रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट। मान लो कि आप कमरे का टेम्परेचर फिक्स कर लिया 25 डिग्री, और अब कोई आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो कहलाएगा समतापी, जो समान तापमान पे किया जाए। तो समतापी प्रोसेस होते हैं जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस हैं उनमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर यहां पे रहता है कांस्टेंट। ठीक। आइसोबैरिक प्रोसेस बेटा वो होते हैं जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहे, यहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है। समदाब यानी कि जहां पे दाब समान रहे, दाब नियत रहे। हिंदी वालों के लिए आसान है, समदाबी दाब समान रहना चाहिए, समतापी में तापमान। आइसोकोरिक जहां पे आयतन समान रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ठीक है। तो हमारे पास में समदाबी में दाबमान, दाब समान रहना चाहिए, समायतनिक में आयतन, समतापी में तापमान, और रुद्धोष्म प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान शून्य। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ऐसे मैं आपको 3-4 और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा, सब के सब एकदम घुट के पी जाना इन्हें मेरे साथ ही। ये क्वेश्चन करना, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये, करो ये। हाँ, कुछ आंसर हमारे पास में आने शुरू हुए हैं। इसने आगे ए मेटल शीट विद सर्कुलर होल इज हीटेड द होल। बट इसने आगे हमारे पास में एक मेटल शीट है, मैं यहां बना देता हूं, देखो इसे। अब जो मेटल शीट हमारे पास में है, ये कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कुलर होल है। ठीक।
अब इसने कहा कि हमारे पास में एक मेटल शीट है जिसके अंदर एक सर्कुलर होल है, लग रहा होल से सर्कुलर, ठीक है। अब इससे मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो आर है। कह रहे कि जब इसे हम गर्म करेंगे तो इस होल का साइज जो है बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, क्या होगा। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, जब कोई सॉलिड हम गर्म करते हैं ना तो सॉलिड ऐसे गर्म होते हैं कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करती है, दूर दूर होता है, एक्सपेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लूँ, ये अपोजिट 2 पॉइंट, ये और ये, बट अभी सॉलिड गर्म होगा ना, मेटल शीट गर्म होगी फैलेगी, और साथ में ये जो आपको पॉइंट है ना अपोजिट पॉइंट दूर दूर जाते हुए दिखाई देंगे, ये तो अपोजिट पॉइंट भी दूर दूर जाएंगे, इसके अपोजिट वाला पॉइंट भी दूर दूर जाएंगे, ये भी दूर। यानी कि जो होल है अगर पहले इतना बड़ा था तो बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर किसी मेटल शीट में एक होल हो उसे गर्म किया जाए तो होल का साइज इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाएगा। इसका आंसर ए ऑप्शन है, जो छोटा बता रहे हैं गलत है उन सबका। देखो फैक्ट्रियों में इस चीज का यूज किया जाता है। मान लो कोई एक उनके पास एक कोई टुकड़ा है, उसके अंदर ये एक शीट है जिसके अंदर एक सर्कुलर होल है ये। अब इस होल के अंदर मान लो कोई पार्ट्स डालना है, भाई मान लो कोई आप मशीन बना रहे हैं, इसमें दूसरा पार्ट डालना है, दोनों का साइज सेम है, वो पार्ट इसके अंदर नहीं जा पा रहा, तो भट्टी में से गर्म कर लेंगे ताकि इसका साइज इंक्रीज हो जाए, उसके अंदर वो पार्ट डाल देंगे, ठंडा होने के बाद में ये फिर सिकुड़ जाएगा। ये तो गर्म करने पर चीजें एक्सपेंड करती हैं। मेटल शीट के अंदर होल होगा, गर्म करने पर उसका साइज पहले की अपेक्षा इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। कई बार पूछता है कि जो अंदर सर्कुलर होल है उसकी रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस यानी कि बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, अंदर के जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। भाई रेडियस बढ़ेगी तभी तो साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। आंसर हमारा बनेगा गेट्स लार्जर, बड़ा हो जाता है। रिमेन सेम, ये गलत है बिल्कुल, स्मॉल हो जाएगा, गलत है। विकृत हो जाएगा, यानी कि वो कह रहा है कि जो होल है ना वो ऐसे की जगह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो साइज है पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 इस पे भी इंपोर्टेंट लिख देते हैं, 25 पे भी और 26 पे भी। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपोर्टेंट हैं ये। कह रहा है सर वैसे ए और बी सेम है, भाई पढ़ नहीं पा रहे हो तुम, ए में लिख रहा है इंक्रीज होगा, बी में कह रहा है डिक्रीज होगा, सेम कहां पे है। हम्म इसने लिखा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान, बेटा अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले जाएंगे तो कमरे के अंदर गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जितने बच्चे कहना कि ठंडा होगा कमरे, फ्रिज के आसपास ठंडा होगा, बिल्कुल ही गलत है। देखो ये मेरे पास मान लो एक रूम है, कमरा है, इस कमरे के अंदर मान लो कि एक रेफ्रिजरेटर है ये, ठीक है, इसके डोर खुला हुआ है, एक कोई स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब एक समझो कि फ्रिज का काम है क्या। मान लो कि फ्रिज का डोर अभी बंद है, तो बेटा फ्रिज कुछ लीटर का होता है, मान लो कि फ्रिज है 300 लीटर का, तो इस फ्रिज का काम यह है कि जब इसका डोर बंद होगा तो 300 लीटर जो अंदर इसका वॉल्यूम है, आयतन जो है 300 लीटर का, कि वो अंदर के फ्रिज की गर्मी को बाहर फेंकना ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। भाई एसी भी तो यही काम करती है, पर एसी बड़े लेवल पे काम करती है, कमरे की गर्मी को बाहर फेंकती है, बड़े लेवल पे काम करेगी तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। फ्रिज बेचारा बहुत छोटे वॉल्यूम पे काम कर रहा होता है, 300 लीटर का, 250 लीटर का, 350 लीटर का फ्रिज रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्रिज वैसे तो बड़े भी आते हैं, 500 लीटर के भी आते हैं। तो अब मान लो कि 300 लीटर का फ्रिज आपके घर में है, आपने डोर बंद कर रखा है, तो फ्रिज का काम क्या है, अंदर की गर्मी को बाहर फेंकना। तो बेटा जैसे आप इसका डोर खुला छोड़ दोगे, तो डोर खुला छोड़ते तो फ्रिज के लिए पूरा कमरा ही फ्रिज बन गया। अब फ्रिज क्या करेगा, कमरे से गर्मी ले रहा है, कमरे में फेंक रहा है, कमरे से गर्मी ले रहा है, कमरे में फेंक रहा है। तो पहली नजर में आपको ये लगेगा सर जब डोर खुला हुआ है तो फ्रिज कमरे की गर्मी कमरे में तो फेंक रहा है, तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन भाई एक चीज बताओ, ये कमरे की गर्मी कमरे में जब फेंक रहा है तो उसके लिए कुछ वर्क, कुछ कार्य करना पड़ रहा है इसे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में एक मोटर है 1 हॉर्स पावर की, जो पहले फ्लोर तक पानी पहुंचा सकती है, लेकिन चाह रहे हैं कि आप ये मोटर 5 फ्लोर पे पानी पहुंचा दे, तो मोटर क्या करेगी, एक्सिस में वर्क करेगी। इसकी औकात पहले फ्लोर तक पानी पहुंचाने की, आप चाह रहे हैं 5 फ्लोर पानी पहुंचाए, तो जो एक्सिस वर्क करेगी, जो कार्य करेगी, ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोटर गर्म हो जाएगी, फूक जाएगी। तो वैसे ही फ्रिज की औकात थी 300 लीटर पे काम करने की, आप चाह रहे हैं कि पूरे कमरे की गर्मी खींच के कमरे में फेंक रहा है, ये काम कर रहा है 1 लाख लीटर पे,
तो क्या होगा, जो एक्सेस वर्क करेगा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और कमरे के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ देंगे तो कमरे के अंदर टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि मेटल शीट के अंदर सर्कुलर होल हो, गर्म करने पर साइज बढ़ेगा, फ्रिज का डोर खुला छोड़ देने पर टेम्परेचर पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। ये कुछ जो बातें बताई जा रही है ना, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में रखकर बढ़िया से। ये बेटा क्वेश्चन करो ध्यान से, बहुत आसान आते हैं सुबह कुमारी, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, 15 है ना, हाँ 15 करो। हम्म, इसने कहा है कि जब गर्म तरल एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है टूट जाता है, क्यों? देखो आपने कई बार एक चीज देखी होगी कि मान लो कि आपने कांच का गिलास है आपके पास में, ये गिलास है, ये कह रहा है कि मोटी परत है, कांच का गिलास है। अगर आपने ऐसा देखा हो कि जब कांच के गिलास में हम कई बार बहुत नॉर्मल सा गिलास है, मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऐसे हल्का फुल्की क्वालिटी का गिलास है, अगर आपने उसके अंदर उबलती हुई चाय या पानी डाल दिया ना, वो कई बार छटक जाता है, टूट जाता है, वो उसके अंदर दरार पड़ जाएगी। तो पानी, कोई कांच के गिलास के अंदर आप उबलता पानी या चाय डालने पर वो क्यों टूट जाता है, बड़े ध्यान समझना। देखो तो बेटा मान लो मेरे पास में गिलास है ये, तो गिलास की 2 लेयर होंगी, एक लेयर तो वो है जहां पे आप पानी से टच कर रही होगी, अंदर पानी पी लेते हैं, चलो रखा है तो देखो, एक लेयर तो बेटा गिलास की ये होगी जहां पे पानी टच करेगा, और एक ये जैसे आप बाहर से पकड़ रहे हैं, तो आपने अंदर यहां पे पानी डाल दिया, तो पानी तो गर्म है या चाय तो गर्म है, लेकिन जो गिलास है, कांच जो है वो ठंडा है। तो आपको पता है कि हीट जाती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो जो अंदर वाली जो लेयर है जहां पे आपने चाय डाली है, तो ये लेयर जब कांच के गिलास को, कांच को टच करेगी, तो कांच ठंडा है, चाय गर्म है, तो ये क्या होगा, ये कांच जो है चाय से हीट लेगा, और हीट लेके चीजें एक्सपेंड करती है, तो अंदर वाला जो कांच की लेयर है वो एक्सपेंड करेगी, फैलने लगेगी। लेकिन जब कांच की अंदर वाली लेयर बेटा एक्सपेंड कर रही होगी ना, भाई जिस लेयर पे चाय टच हो रखी है उसने हीट ली, एक्सपेंड कर रही है, लेकिन बाहर वाली लेयर को पता भी नहीं है इस बात का, क्योंकि कांच भी उष्मा का बहुत ही बुरा चालक होता है। तो अब ये बहुत अच्छा अगर कंडक्टर होता, अच्छा चालक होता, तो अंदर वाली लेयर हीट लेती, तुरंत बाहर फेंक देती, तो बाहर वाली लेयर भी फैलती, अंदर वाली भी फैलती। लेकिन अभी क्या है कि अंदर वाली लेयर ने हीट ली और वो एक्सपेंड कर रही है, बाहर वाली को पता भी नहीं है, तो बाहर वाली लेयर ऐसी की ऐसी बनी हुई है, अंदर वाली फैलते आ रही है, इसलिए कांच का गिलास टूट जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब किसी मोटी परत वाले कांच गिलास में कोई गर्म चीज डाली जाती है तो क्यों टूट जाता है कांच, तो इसमें पहले ऑप्शन क्या लिखा है कि कांच उष्मा का एक बुरा चालक है, बैड कंडक्टर है, जिससे केवल भीतरी सतह ही फैलती है, तो केवल इनर सरफेस एक्सपेंड करेगी, बाहर वाली फैलेगी नहीं, इसलिए कांच का गिलास टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लिया करो बाद में विशाखा जी, अगर नहीं मिल रहा नोटिफिकेशन तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बेटा ये याद रखना, ये भी कई पेपर में रिपीट हो चुका है। एक ही करो, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के पास क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एज, बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है कि जो अच्छा एब्जॉर्बर भी हो और अच्छा रेडिएटर भी हो, जो अच्छा अवशोषक भी हो और अच्छा उत्सर्जक भी हो। देखो जैसे
मैं बच्चों को कहता हूं कि मान लो कि दो बच्चे एक शादी में गए और एक बच्चे ने केवल वहां पर फ्रूट चाट खाई, फ्रूट चाट में भी केवल उसने केले खाए, दूसरे वाले ने चाउमीन भी खाई, आइसक्रीम भी खाई, कॉफी भी पी, समोसे भी खाए, गोलगप्पे भी खाए, पनीर भी खाया, दाल मखनी भी खाई, रोटी नान सब खाया। मान लो बाहर आके दोनों को उल्टी लग गई, तो इसने खाए केवल केले, तो केले ही बाहर निकलेंगे, और जो दूसरा वाला उल्टी करेगा उससे उल्टी में सारी चीजें निकलेंगी नहीं। जो चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वही तो अच्छे से रेडिएट उत्सर्जक भी तो होगा, वही तो बाहर निकाल सकता है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है कि उनके ऊपर कैसी भी रेडिएशन, कैसी भी गर्मी गिरे, उन सबको एब्जॉर्ब कर ले, और जब उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो और आसपास का कम हो तो सारी रेडिएशन अपने अंदर से निकाल भी दे। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो है जो एक अच्छा एब्जॉर्बर भी हो और अच्छा रेडिएटर भी हो, अच्छा अवशोषक और उत्सर्जक दोनों। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन। ये किरचॉफ का नियम है, ये किरचॉफ्स लॉ। एक साइंटिस्ट है किरचॉफ, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम, उन्हीं का ये नियम है कि अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा रेडिएटर भी होता है, तो चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, वो अच्छे से बाहर भी निकालता है। ये करना 8वें का सी जो है, कुछ बच्चों ने मैं दिया आंसर, उनका ठीक है एकदम। और ये भाई रवि कुमार, खाली सी मत लिखा करो, क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो। इसने कहा कि इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स इन समर बिकॉज, सर्दियों गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है। देखो गर्मियों में हम सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए कि ब्लैक की क्या खास बात होती है कि जो भी रेडिएशन गिरेगी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन व्हाइट क्या करते हैं, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो भी हीट उनके ऊपर गिरेगी उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, परावर्तित कर देंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे तो आपको इसलिए गर्मी नहीं लगेगी। तो गर्मियों में बेस्ट होता है आप व्हाइट कपड़े पहने और सूती पहने, कॉटन के, क्योंकि कॉटन जो है ना उसमें ऐसा वो जो भी पसीना होगा ना वो पसीने को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। जैसे रेशमी कपड़ों में क्या है ना, पसीने और उसके बीच में चिपचिपाहट सी रहेगी। तो गर्मियों के मौसम में आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, व्हाइट कॉटन के कपड़े में बहुत बढ़िया है। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनो, ब्लैक कपड़े पहनो, बहुत बढ़िया है, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक, अब जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। मान लो कहीं पे सर्दी का मौसम है, बढ़िया सर्दी पड़ रही है, अचानक से मौसम खराब हो गया और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके एक मोटी सी चादर है उसे ओढ़ के सो, या दो पतली पतली चादर को मिला के एक करके सो। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? एक मोटी चादर ओढ़ना पसंद करोगे या दो पतली पतली चादर को मिलाकर एक चादर बना के ओढ़ना पसंद करोगे? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? रक्षा, ममता, रवि, शेरा खातून, बालाजी, तरतुल बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई। अरे मैं तो भूल गया था, नाम लेना बंद करना है। मैं नाम से क्या होता है कि जिसका नाम ना लिया जाए ना वो परेशान हो जाता है, फिर फर्जी कमेंट करने लगता है वो। कल की क्लास देख लेना एक बार, शायद कल हम 7, 7:30 के आसपास क्लास लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना, या दिन में भी ले सकते हैं किसी और टाइम अगर उस समय आपकी कोई क्लास रही तो। हाँ, दो पतली चादर बढ़िया ऑप्शन है मोटी की अपेक्षा। तो जो बच्चे कह रहे हैं दो पतली चादर उनका बढ़िया। देखो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे आपने बेटा की पतली चादर ली, इसके ऊपर जब दूसरी पतली चादर मिलाओगे ना तो दोनों के बीच में एयर जो है ना वो ट्रैप हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी। तो अब दोनों चादरों के बीच में एयर भी है, हवा भी है। अब इसे आप ओढ़ के सोगे ना तो अब देखो आसपास ठंड है, आसपास का टेम्परेचर तो कम है और हमारी बॉडी का ज्यादा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापमान मैंने बताया था 37 डिग्री सेल्सियस। तो मेरी बॉडी का तापमान 37 है, मान लो कि आसपास का 2-3 डिग्री है, तो मेरी बॉडी से हीट निकल के बाहर जाना चाहेगी। लेकिन जब मेरी बॉडी से हीट निकल के बाहर जाना चाहेगी ना तो दोनों जो चादरों के बीच में जो एयर की लेयर बन गई है, तो एयर भी उष्मा की बहुत बुरी चालक है, बैड कंडक्टर है। तो एयर अपने अंदर से आपकी बॉडी की जो हीट निकल के बाहर जाना चाह रही है उसे बाहर जाने नहीं देगी। जैसे मैंने कहा कि कांच बुरा चालक होता है, वैसे ही एयर भी उष्मा का बुरी चालक है, तो हमारी शरीर गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगी, तो अंदर ही गर्माहट बनी रहेगी। तो दो पतली पतली चादरों को मिला के एक मिलाना ज्यादा बढ़िया है। कई बार नहीं होता घर में हम सोते हैं सर्दियों में, कहता है तो ठंड पड़ रही है, दो कंबल जोड़ के सोना पड़ेगा, तो जैसे हम एक कंबल लेते हैं दूसरे कंबल मिलाते हुए ज्यादा बढ़िया लगता है हमें कि दोनों कंबल के बीच में जो एयर ट्रैप हो जाती है तो वो हमारी बहुत हेल्प कर रही होती है। जैसे हम जो ऊनी स्वेटर पहनते हैं, जो उनमें ऊनी जो रेशे होते हैं ना, उन रेशों के अंदर भी एयर ट्रैप हो जाती है, जो ऊनी कपड़े होते हैं, तो भी बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। तो एयर भी बैड कंडक्टर है, बुरा चालक है, इसलिए एक मोटी चादर की अपेक्षा दो पतली चादरों को जोड़ के सोना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। ये हीट वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। कल की क्लास में हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनकी बात करेंगे। फिर आगे चल के हम क्या कर रहे होंगे,
फिर उसमें हम पढ़ रहे होंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, न्यूटन के नियम, इस तरह की जो बातें होंगी वो कर रहे होंगे, है ना। तो जो बच्चों ने अगर मान लो कि पीछे क्लास नहीं देखी है, तो अगर वो कल से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नया यूनिट स्टार्ट होगी, तो ठीक रहेगा। तो किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो भी। तब तक मैं जो क्वेश्चन आपको कराया मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ये। हम्म। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।